जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। और जैसा कि आप सब लोग इस मैप में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित एक हृदय प्रदेश है। यह प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है और यदि हम इसके आकार की बात करें तो यह आयताकार है। यदि इस प्रकार से मध्य प्रदेश के चारों कोनों को मिलाया जाए तो जो आकृति बनेगी वो एक आयत के भांति आकृति बनेगी। इसका मतलब आयताकार आकृति है मध्य प्रदेश की। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों एक बात याद रखना है कि 1953 में तात्कालिक भारत सरकार ने तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया था। इस आयोग को हम डॉक्टर फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग के लोगों ने सभी मुद्दों पर चर्चा की, विचार किया और 1955 में भारत की संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को विभाजित करने की बात की थी। लेकिन भारत की संसद ने इनकी रिपोर्ट पर विचार किया और विचार करने के बाद भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया था, इसके द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। ये जो 14 राज्य इस समय बने थे, ये 14 राज्य में से एक था हमारा मध्य प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर सन 2000 को बना था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 3 संभाग और 16 जिले अलग करके 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ बनाया गया था। याद रखना है, 3 संभाग और 16 जिले अलग करके 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। इसके बाद जो शेष भाग बचा था वो वर्तमान मध्य प्रदेश रह गया था। दोस्तों यदि बात करें मध्य प्रदेश के नामकरण की, तो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश को इसके अतिरिक्त और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा नदियाँ हैं। अकेले नर्मदा की ही लगभग 41 सहायक नदियाँ हैं। इतनी सारी नदियाँ होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हीरे का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को कोहिनूर स्टेट भी कहते हैं। यदि हम बात करें सोयाबीन को लेकर, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों व्यापम और एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। तो आप इस डेटा को अच्छे से याद करिएगा कि मध्य प्रदेश को और कितने नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। कुछ लोग इसे इस प्रकार से याद करते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, याद करने में कठिनाई हो सकती है, आप भूल भी सकते हैं, इसलिए सीधा याद करें 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। यदि हम इसकी तुलना भारत के क्षेत्रफल से करें, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के इस क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वह राजस्थान है। राजस्थान के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। यदि 2011 के जनगणना के आप आंकड़े देखेंगे तो वहाँ मध्य प्रदेश का स्थान 6वां बताया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। तेलंगाना अलग होने के कारण आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2 भागों में बढ़ गई थी। इसी कारण मध्य प्रदेश जो है वो 5वें नंबर का राज्य हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों मध्य प्रदेश को जब आप देखते हैं तो इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वो 5 राज्य हैं। मतलब मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। उत्तर पूर्व में यह यूपी से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पूर्व में छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है।
आप यहाँ देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को या किसी जल सीमा को नहीं छूती। चूँकि जल सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इसकी सीमा नहीं छूती, इसलिए मध्य प्रदेश को पूर्णतः स्थलबद्ध, याद रखना है, मध्य प्रदेश एक पूर्णतः स्थलबद्ध राज्य है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और ना ही किसी जल सीमा को छूती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है उसके लगभग 18 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं, मतलब मध्य प्रदेश के 18 ज़िले किसी दूसरे राज्य की सीमा को भी नहीं छूते। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे लंबी सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिले लगते हैं, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है मध्य प्रदेश की वो गुजरात के साथ है। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर 2 ही ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा लगती है गुजरात के साथ। तो सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है। और विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लगते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको सारे के सारे नाम अच्छे से लिखना है और उसको याद कर। दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 1 से अधिक राज्यों को छूती है। जैसे यहाँ पर बालाघाट है, जो बालाघाट है उसकी सीमा इधर तो छत्तीसगढ़ से लगी हुई है और इधर महाराष्ट्र से लगी हुई है। यहाँ पर है सिंगरौली, जो सिंगरौली है उसकी सीमा एक तरफ तो उत्तर प्रदेश से लगती है और एक तरफ लगती है छत्तीसगढ़ से। यहाँ पर शिवपुरी और मुरैना है, जो मुरैना और शिवपुरी हैं दोनों की सीमा एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है और एक तरफ राजस्थान से लगती है। यहाँ पर स्थित है झाबुआ, झाबुआ की सीमा एक तरफ राजस्थान से लगती है और एक तरफ गुजरात से लगती है। और यहाँ पर स्थित है अलीराजपुर, अलीराजपुर की सीमा एक तरफ गुजरात से लगती है और एक तरफ महाराष्ट्र से लगती है। तो ये ऐसे ज़िले थे जिनकी सीमा 1 से अधिक राज्यों को छूती है। तो ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा 1 से अधिक राज्यों को छूती है, तो याद रखना है, हमने जो नाम अभी लिखे हैं वो याद रखें। और आपकी स्क्रीन पे भी नाम आ गए हैं कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो 1 से अधिक राज्यों को छूते हैं। तो आप अच्छे से इसको याद करिएगा। दोस्तों अगर बात करें मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की, दोस्तों भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है किसी भी स्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति। यदि हम मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। और यदि इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। इस डेटा को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो कि इधर उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। इसका मतलब मध्य प्रदेश पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में और पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश की यदि हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो लगभग 605 किलोमीटर है। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की इस लंबाई की बात करें तो ये लगभग 870 किलोमीटर है। तो याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट यदि हम बात करते हैं तो वो 870 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ की यदि हम बात करते हैं तो 605 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई आती है। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। चूँकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसी कारण से कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रही है और मध्य प्रदेश जो भारत के बीच में है, भारत में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और दोनों ही स्थानों पर जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है। इसलिए जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जिस प्रकार से भारत की जलवायु है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसका प्रभाव भी होता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। दोस्तों यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु की और सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो सबसे पूर्व में मध्य प्रदेश में है सिंगरौली। याद रखना, सबसे पूर्व में है सिंगरौली। और सबसे पश्चिम में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु है अलीराजपुर, सबसे पूर्वी बिंदु है सिंगरौली, सबसे उत्तरी बिंदु है मुरैना। मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु है बुरहानपुर। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंतिम छोर है। दोस्तों एक बात और याद रखना है कि मध्य प्रदेश के इस पूरब तथा पश्चिम के बिंदु के बीच में लगभग 34 मिनट का अंतर है।
देशांतरीय आधार पर लगभग 34 मिनट का अंतर है और इसी अंतर के कारण पूर्व तथा पश्चिम में, मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम में लगभग 30 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय की अवधि में। बोलने का मतलब ये है कि यदि सिंगरौली में सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा तो झाबुआ में, अलीराजपुर में जो सूर्योदय होगा वो होगा 6:30 बजे। आधे घंटे का डिफरेंस आएगा सूर्योदय की अवधि में। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश का परिचय में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। यदि आप मध्य प्रदेश के परिचय की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का लोकेशन कहाँ पर है, किस प्रकार से स्थापित है, कब स्थापना हुआ था, उसकी जलवायु, उसकी स्थिति, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया है, आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।